हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने समझा मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, आप कभी भी प्लान करते हो तो आप डेफिनेटली आपको साथ में ये भी प्लान करना होता है कि व्हाट इफ ये हो जाए, व्हाट इफ वो हो जाए। तो आप अगर अपने प्लान को बैकअप नहीं देते हो तो आप सही प्लानर नहीं हो। तो आपको अपने प्लानिंग में अनसर्टेनिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप हिमाचल में कहीं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और हिमाचल में प्रमोट करने से हिमाचल में हमेशा एक रिस्क रहता है कि अगर लेट्स से वहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए, है ना, या बहुत तेज़, क्योंकि हिमाचल में जब बारिश चालू होती है तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो आप अगर उस समय अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए और आप देखो कि वहाँ का माहौल बिगड़ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है? आप कहाँ रहोगे? आप वहाँ से अपनी कैंपेन छोड़ के वापस आओगे कि वहाँ 2-3 दिन एक्स्ट्रा रह करके फिर अपने कैंपेन को कंटिन्यू करोगे? तो जो ये अनसर्टेनिटीज़ है, ये प्लानिंग करने से काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ कम तो नहीं होते हैं, लेकिन जब अनसर्टेनिटीज़ आएंगे तो आप उसको डेफिनेटली फेस करने के लिए रेडी रहते हो। तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो लेट अस अज्यूम कि हीरो जो व्हीकल जो बाइक्स बनाती है, उन्होंने प्लान किया कि इस जो फेस्टिवल सीज़न आता है, दुर्गा पूजा गणेश पूजा से स्टार्ट होता है, और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम अपनी बाइक्स बेचेंगे। ठीक है, हम इस बार अपनी बाइक्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और समहाउ फॉर सम रीजंस बाइक का प्रमोशन उतना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन देखा गया कि उस पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन में बाइक से ज़्यादा स्कूटी डिमांड में है, बाइक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड में है, जो स्कूटी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं होता तो आप अपने कैंपेन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक बैकअप लेके चल रहे हो कि हो सकता है कि बाइक का हमारा प्लान काम ना करे, तो हम वहाँ रुकेंगे नहीं, सेल्स तो बढ़ानी ही है, तो हम इमीडिएटली हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चालू कर देंगे। लेकिन ये सोचना कि हम प्रमोट करना चालू कर देंगे और आप प्रमोशन करना चालू कर दिया, ऐसा होता नहीं है। आपके पास दिमाग में ये प्लान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए फिर हम क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे अपने कैंपेन में। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक जब आपके पास प्लानिंग होती है ना, तो आप 2 चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ की वर्ड इज अनसर्टेनिटी। सो अब देखो इसमें क्या है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? बाय डिसाइडिंग इन एडवांस the task to be performed, planning helps to deal with changes and uncertain events. Changes and uncertain events are the keywords here. ठीक है, तो आपको uncertain events या changes कुछ करना हो तो आप तुरंत अपना परफॉर्म कर सकते हो। The uncertainties cannot be eliminated. Obviously हटा नहीं सकते, क्योंकि uncertainty को हम कम नहीं कर सकते हैं, हटा ही नहीं सकते। अनसर्टेन जो अचानक से जो कुछ खराब होना है वो तो हो गई। बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। ये कीवर्ड अगेन, एंटिसिपेटेड मतलब दे कैन बी थॉट ऑफ, पहले से उसको हम फोरसी कर लें। एंड मैनेजेरियल रिस्पॉन्सेज फॉर देम कैन बी डेवलप, कि अगर ऐसा होता है तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। दिस इज नंबर 1। द प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखो, मैं पढ़ाता हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये 2 चीज़ को अवॉइड करना, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, मुझे क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करवानी है जिससे टाइम वेस्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, देखो मैं क्लास में जब मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ तो हम लोग जोक्स वोक्स मारते हैं क्लास में, मैं थोड़ा लाइट करने के लिए, वो टाइम वेस्ट नहीं है। वो क्या है, वो भी मेरे प्लानिंग का एक पार्ट है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ या मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ या बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे तक पढ़ाऊँगा ना तो बच्चे मेरे पे अंडे और टमाटर फेंक के जाएंगे। तो मुझे बीच बीच में माहौल को लाइट करने के लिए हंसी मजाक करना पड़ता है। तो जब मैं करता हूँ तो वो ना माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाता है, बच्चे थोड़े से फ्री हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा उनका फ्री हो जाता है, जो जम जाता है पढ़ते पढ़ते, फिर वापस से मैं उनको उसी एंथू के साथ पढ़ा सकता हूँ। ये प्लानिंग है।
ठीक है। तो अब क्या है ओवरलैपिंग। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो जो आप प्लानिंग में भी आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट्स ओवरलैप हुए हैं। तो अभी मैं सेशन लेने से पहले तो मैं भी देख रहा था कि मैं किसी चीज़ को 2 बार ना पढ़ा दूँ, क्योंकि ओवरलैप मतलब एक काम को 2 बार करना कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स में प्लान कर लूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये 2 चैप्टर में है, जैसे बैंकिंग चैप्टर में भी हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट है, और वो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में भी क्वेश्चन है कि हाउ एक्सेस डिमांड इज सॉल्व्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज सॉल्व्ड, सेम चीज़ है, तो वो ओवरलैप होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उन दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूँ और दोनों कंटेक्स्ट से दोनों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि एक बार में दोनों चैप्टर्स हो जाएं। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग जो है ये ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है। अगर मुझे सेम चीज़ 2 बार पढ़ाऊंगा, एफर्ट डबल लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो प्लानिंग जो है ये कम करता है, ठीक है। तो प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क इज कैरीड ऑन स्मूथली विथ इंटरप्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मेरा काम स्मूथली चल रहा है, ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लान है मेरे दिमाग में, और जब प्लान है मेरे दिमाग में तो मुझे पता है कि कौन से टाइम में मुझे क्या करना है, किस टाइम में मुझे क्या करना है। अगर मैं कंपनी की सेल्स की बात करूं, है ना, कोई कंपनी अगर सेल्स के बारे में सोचता है और वो मंडे से लेके फ्राइडे तक का प्लान बनाता है कि इस वीक मुझे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में ये सब काम करना है, तो वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। उसको पता है कि मंडे मुझे ये एरिया कवर करना है, ठीक है, और ये एरिया में मुझे ये एक्टिविटी करनी है, ट्यूसडे मुझे ये एरिया कवर करना है और इस एरिया में ये, और हर एक्टिविटी हर एरिया में काम नहीं करता है, मैं बताऊं, ठीक है। जैसे अगर आप उस एरिया में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरी एक्टिविटी करनी होगी वहाँ पे, ठीक। अगर आप एजेड लोगों के एरिया में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो वहाँ पे प्रॉबली जो सोशल मीडिया है वो काम नहीं करेगा, है ना, वहाँ पे काम करेगा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन, क्योंकि जो एजेड लोग हैं, हाँ, कुछ लोग तो ज़रूर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में नहीं भी हैं लेकिन एक्टिव नहीं हैं, यंगस्टर्स जितने एक्टिव हैं। तो उस एरिया में मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए शायद कुछ और एक्शन करना होगा, कुछ और कोर्स ऑफ एक्शन होगा। लेकिन अगर मुझे उस एरिया में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है जहाँ पे यंगस्टर्स हैं, वहाँ शायद सोशल मीडिया ज़्यादा काम करेगा। तो मुझे क्या है ना, अगर मैं प्लान कर लूँ, अपने पॉइंट्स को अच्छे से लिख लूँ और लिख करके दिमाग में सेट कर लूँ कि मंडे इस एरिया में प्रमोट करना है, यहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे सोशल मीडिया का हेल्प नहीं लेना है। ट्यूसडे मुझे जहाँ अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, लेट्स से मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है स्कूल में या कॉलेज में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, तो मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे सोशल मीडिया का हेल्प लेना होगा। तो वही तो, जब मुझे ये पता हो ना तो मुझे क्लैरिटी रहती है दिमाग में, मैं कन्फ्यूज़ नहीं होऊंगा। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिनिमाइजिंग यूजलेस एक्टिविटीज़। तो मैं अगर स्कूल कॉलेज में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहा हूँ, डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं अपना और कुछ काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वहाँ पे, लेकिन ये प्लान होना चाहिए, ये पहले से लिखा होना चाहिए। अचानक से मैं गया, बोला चलो आज यहाँ प्रमोट करते हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या एज, वहाँ किस एज से किस एज तक लोग रहते हैं। अगर मेरे पास ये सारा कुछ पहले से प्लान हो कि भाई इस एरिया में, इस कॉलेज में बच्चों की जो एज है वो इस लेके यहाँ तक है, तो मुझे पता होगा कि इनको क्या चाहिए, राइट। प्लानिंग ऑल्सो मेक्स ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज। अगर आपके पास प्लान है तो आपको पता होगा ना, देखो प्लानिंग करते हैं तो हम पिछला डेटा जरूर निकालते हैं, पिछला डेटा निकाल करके देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटी से लास्ट ईयर कौन सी एक्टिविटी हमने की, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किससे मिला, और कौन सी एक्टिविटी की सबसे खराब रिस्पॉन्स किससे मिला। तो इस बार के प्लानिंग में जिसमें लास्ट ईयर खराब रिस्पॉन्स मिला था उसको शायद हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी हटेगी। तो क्योंकि हम लास्ट ईयर का जो फ्लॉप हमारा प्लान था उसको हम इस बार रिपीट नहीं करेंगे, तो इनएफिशिएंसी हटाएगा, रादर एफिशिएंसी बढ़ाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है ये ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को हटाता है। ये 3 पॉइंट्स है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट में आते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अगर आप प्लान करोगे ना तो इनोवेटिव आइडियाज़ अपने आप, प्लानिंग करते 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 आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, एकदम आने ही हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस समय उस प्रोडक्ट के साथ रहे हर समय। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल, जैसे एक जो शरबत है
रोज़ फ्लेवर्ड शरबत रूह अफ़ज़ा बहुत फेमस है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो रूह अफ़ज़ा एक पॉइंट के बाद ना उनकी सेल्स स्टैग्नेंट हो गई थी, मतलब उनकी सेल्स बढ़ ही नहीं रही थी। तो क्या किया रूह अफ़ज़ा ने उस पॉइंट पे किया ये कि उन्होंने बहुत प्लानिंग वैनिंग की। तो उनका दिमाग एक जगह गया कि अगर हम एक प्रोडक्ट को मैक्सिमम उसके यूसेस दिखा सकें। देखो, कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट का एक ही काम है, ये आपका काम है, जो प्रोडक्ट बेचता है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये उसका काम है कि कस्टमर को रियलाइज़ करना कि हमारा प्रोडक्ट का काम जो है, आप जो खरीद रहे हो उसके यूसेज एक से ज़्यादा है, तो सेल्स बढ़ जाती है। तो रूह अफ़ज़ा ने क्या क्रिएटिव माइंड लगाया, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक शरबत के ही फॉर्म में देखते हैं कि ये रोज़ फ्लेवर्ड शरबत है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करें, अगर हम कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि इससे शरबत से ज़्यादा भी काम आता है ये, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो उन्होंने एक ऐड बनाया, उस ऐड में दिखाया कि एक फैमिली है जो पिकनिक गई है और वो पिकनिक में रूह अफ़ज़ा को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही है ना। सुबह सुबह रूह अफ़ज़ा को एज ए शरबत पिया, फिर रूह अफ़ज़ा में नींबू पानी डाल के पिया, फिर रूह अफ़ज़ा को आइसक्रीम के ऊपर डाल के पिया, फिर रूह अफ़ज़ा का मिल्क शेक बनाया, ठीक है। तो उसके वैराइटीज़, वेरियस यूजेस दिखाए उस पूरे ऐड में। तो कस्टमर को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, रूह अफ़ज़ा इतने तरीके से यूज़ हो सकता है। और उन्होंने उस ऐड के लॉन्च के बाद ये एक्सेप्ट किया था कि उनकी सेल्स 20-25% से बढ़ गई थी। सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, बस एक इनोवेटिव आइडिया प्लानिंग करते करते दिमाग में आया कि ये काम करने से शायद सेल्स हमारी बढ़ जाए। तो जब आप प्लान करते हो तो आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, और अगर आप सीरियसली प्लान कर रहे हो तो मजाक से तो कुछ भी नहीं होगा। तो वाइल प्लानिंग मेनी न्यू आइडियाज अराइज एंड इट रिजल्ट्स into creative, innovative and foresighted attitude among the managers। कि foresighted attitude मतलब ये करने से ये रिजल्ट हो सकता है। रूह अफ़ज़ा के जो ओनर थे उनको लगा कि ये करने से शायद कस्टमर को लगे कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो हम लोग सबके लिए खरीदते हैं। तो पहले आप खरीद रहे थे खाली शरबत बनाने के लिए, अब वही रूह अफ़ज़ा के लिए, रूह अफ़ज़ा आप मिल्क शेक में भी यूज़ करोगे, आइसक्रीम के ऊपर डाल के भी पियोगे, नींबू पानी में भी पियोगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। सो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। सो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, इसको रटना नहीं है, राइट। अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप जब प्लानिंग करते हो, हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू फ्यूचर एंड मेक चॉइसेस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप प्लान करते हो, आप बहुत सारे एक्शंस आप बनाते हो कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा ने भी बहुत सारे प्लान बनाए होंगे सेल्स को बढ़ाने के लिए। पेपर में ऐड देते हैं, फिर उनको लगा होगा ये बकवास है, ये कॉस्ट बढ़ाएगा। टीवी में ऐड देते हैं, उनको लगा ये भी कॉस्ट बढ़ाएगा। पैकेजिंग चेंज करते हैं, उनको लगा होगा पैकेजिंग चेंज करके क्या फ़ायदा, है ना। मतलब उनको बहुत सारे, उनको फिर लगा होगा कि इसके हम मल्टीपल यूजेस दिखाते हैं। अब मल्टीपल यूजेस दिखाया तो एक डिसीजन लिया। तो आप जब प्लान करते हो ना, तो वेरियस ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते हो, दिमाग लगाते हो कि इसको करने से क्या क्या हो सकता है, और अल्टीमेटली आप एक डिसीजन लेते हो। जब मैनेजर हैज़ टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट मतलब समझना, उसको, उसके रिजल्ट को भी समझना कि इससे क्या हो सकता है, एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग रैशनल डिसीजन, सही डिसीजन। तो कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड। हम कंट्रोलिंग फंक्शन को कब एक्सरसाइज करते हैं? हम पहले कंपेयर करते हैं कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और हमने क्या सोचा था, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट एंड एंटिसिपेटेड रिजल्ट, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करने के बाद कंट्रोलिंग स्टार्ट होता है, राइट। अब प्लानिंग कंट्रोलिंग को हेल्प करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। मतलब ये है, जब आप प्लानिंग चालू करते हो उससे पहले आप एक गोल बनाते हो कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी इस बार 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करे। ये आपका गोल है। उस गोल को दिमाग में रखते हुए आप प्लान बनाते हो, ठीक है। तो
प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। स्टैंडर्ड क्या बनाया था? 1000 करोड़ का। अब 1000 करोड़ का टर्नओवर से जो भी टर्नओवर आया, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोलिंग यहां से चालू होता है। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल। तो भैया आपने 1000 करोड़ का टारगेट बनाया, आपने अचीव किया 800 करोड़ लेट्स से, तो मैनेजर कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा एक्चुअल गोल से जो हमने प्लान किया था उसके कितने पास पहुंच सके हैं या उससे कितने दूर हैं हम। हाँ, कितने दूर कितने पास, ये मेरे ख्याल से एक मूवी भी थी या गाना भी था। इन केस ऑफ एनी एडवर्स डिविएशन, मतलब 1000 का एडवर्स मतलब नेगेटिव, अगर 1000 करोड़ का टारगेट बनाया और 700 या 800 करोड़ अचीव कर सके, द मैनेजमेंट कैन टेक रेमेडियल मेजर्स। अब मैनेजमेंट समझ सकती है कि क्या रीज़न था, ये अब दिमाग दौड़ा सकती है अपना कि क्या रीज़न था कि 1000 नहीं अचीव करके हमने 800 किया, टू इम्प्रूव द रिजल्ट। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। भाई 800 करोड़ इसीलिए हुआ बिकॉज शायद हमने यहाँ पे कमी छोड़ दी, या शायद हमने इस एरिया में ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, है ना, और उसके हिसाब से हम अपना इसको करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम कितने डिविएटेड हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 1000 करोड़ सोचा और आपका टारगेट आपने 1100 करोड़ अचीव कर लिया। उस केस में भी आपको नेक्स्ट सोचना है कि इतने आराम से अचीव कर लिया, इसका मतलब हमारा टारगेट बड़ा हो सकता था। हमने 1000 करोड़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि बड़े आराम से 1100 अचीव हो गया। थोड़ा और मेहनत करते, अगर हम 1500 का टारगेट रखते शायद पहुंच जाते, फिर आप करेक्टिव मेजर्स लोगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिविएशन का मतलब कम ही होना, डिविएशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लो। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लान्स, देखो इसके बेसिस पे एक और चीज़ बोलता हूँ। देखो जब आप बार्गेनिंग करने जाते हो, है ना, तो आप 100 रुपये का प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हो तो आप कहते हो नहीं भैया वो कहता हम 100 रुपये लेंगे, आप कहते हो नहीं हम 100 नहीं, इसके लिए हम 50 देंगे, और वो एक बार में मान जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात आती ना, अरे यार इसको मैं 30 बोलता, ये 30 में भी मानता, राइट। तो वही है, आप जब तो कई बार आप 100 बोलो वो 50, आप वो 100 बोलता आप 50 बोलते हो, तो डील 70-75 में सेट होती है तो आपको लगता है कि यार चलो ठीक है। लेकिन डील अगर 50 में आराम से सेट होगी, आपको लगता है इसको 30 बोलना चाहिए था। तो यहाँ भी वही है कि अगर आप 1000 करोड़ सेट करते हो, 800 आया, तो अब आप सोचो क्यों, क्या गलतियाँ हुई, उस वहाँ करेक्टिव मेजर्स लो। अगर 100 आपने 1000 सेट किया और आपको 1100 करोड़ आराम से सेल्स मिल गई, तब आपको ये लगना चाहिए ज़रूर कि 1100 आराम से मिल गई, इसका मतलब हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। गॉट इट। तो कंट्रोलिंग इज़ नॉट ओनली मतलब अंडर अचीविंग द रिजल्ट्स, ये तब भी किया जाता है जब हम लोग रिजल्ट को ओवर अचीव कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लान्स अ मैनेजर विल हैव नो स्टैंडर्ड। अगर प्लान ही नहीं है तो आपके पास ना ही स्टैंडर्ड था कि यहाँ तक पहुँचना है, और आप एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, तो कंट्रोलिंग का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। देखो प्लानिंग जब होता है ना, इट मेक्स द गोल्स क्लियर। प्लानिंग में आपको गोल्स बहुत दिमाग में क्लियर होते हैं कि भाई ये अचीव करना है ना, एंड स्पेसिफिक। दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्टिव और गोल्स अचीव्ड आर डिसाइडेड बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन। तो जब आप प्लान बना रहे होते हो उसके पहले आपके गोल्स होते हैं कि मुझे 1000 करोड़ तक पहुंचना है, राइट। अब प्लानिंग फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन purposes for which various activity are to be undertaken. दिमाग, these objectives so decided serve as a guide for deciding what action should be taken. मैं आपको बताऊं, एप्पल एक टाइम में इंडिया में लैग कर रहा था, पीछे था एप्पल फोन्स। तो क्योंकि एप्पल खाली प्रीमियम फोन्स ही बेचता था, तो एप्पल को लगा कि हम इंडिया को कैसे टारगेट करें, राइट। इंडिया में अपना शेयर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया में उस समय उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। रादर अभी भी फ़ोन मतलब आदमी 1.5 लाख का फ़ोन तो ख़रीदने से पहले सोचेगा ही ना। तो एप्पल के फ़ोन के लिए तो किडनी, आँखें, नाक सब बेचना पड़ता है आपको, जो महंगा वाला है, प्रो, प्लस, मैक्स, जिसमें 4-5 ऐड किए गए नाम। तो एप्पल ने क्या किया, उन्होंने बोला सेल्स बढ़ानी है और इस बार हम सेल्स डबल करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता था कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ नहीं कर पाएंगे। द गोल वॉज वेरी क्लियर, क्या है, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव।
डबल करना है, फोकस यही था, डबल करना है, डबल करना है, डबल करना है सेल्स। ये भी मालूम था कि ये महंगे प्रोडक्ट को हम जितना भी प्रमोट कर लें डबल तो नहीं होगा। फिर उन्होंने सस्ते मॉडल निकालने चालू किए, SE, है ना, देखना एप्पल में, एप्पल आईफोन 12 SE, 13 SE। फिर उसके बाद उन्होंने जो 2 कैमरे वाले निकाले, फिर 3 कैमरे वाले, 2 कैमरे वाला फ़ोन थोड़ा सस्ता था, जैसे आईफोन 15, फिर 15 प्लस, फिर 15 प्रो, फिर 15 प्रो मैक्स, है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव दिमाग में क्लियर हो तो आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपका प्लान जो बनेगा बहुत क्लियर आपको डायरेक्शन देता रहेगा कि ये अचीव करना है भाई। तो आप कभी भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे। ये सब पॉइंट्स हमने पहले भी कर लिए हैं। मेक्स एक्टिविटी मीनिंगफुल, कि हाँ भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं तो पता है किसके लिए कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इस टाइप के पॉइंट भी हमने पढ़ लिए हैं। देखिए जो बाकी जो है ऑलमोस्ट जो हमने पहले किए तो वो वही है। ये जो लास्ट वाला है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये भी हम जब मीनिंग ऑफ प्लानिंग कर रहे थे तब हमने कर लिया। देखो यहाँ भी मैंने प्लान किया कि ये सब पॉइंट को दोबारा पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइप के पॉइंट हमने या तो मीनिंग में या फीचर्स में ये कर ही लिए हैं, ठीक है। तो भाई ये प्रेजेंट पोजिशन और जहाँ पहुँचना है इसके बीच में जो ब्रिज है वो प्लान है। ये भी मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्लानिंग में समझा दिया था। तो जितने भी इम्पोर्टेंस है जो हमने डिस्कस किए वो तो सही, जो डिस्कस नहीं किए वो पहले कर रखे हैं, या तो फीचर्स में, या उसको आप पढ़ोगे एक बार आपको याद आ जाएगा कि इसको फीचर्स में पढ़ा था या मीनिंग में पढ़ा था। सो दिस इज़ व्हाट प्लानिंग का इम्पोर्टेंस इज़। अगर आपको ये पसंद आया, सही लगी वीडियो, तो फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। अगर नहीं लगी तब भी फॉरवर्ड कर दो यार, क्या पता उनको अच्छा लग जाए। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एग्जाम्स में ये सब इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।